अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ रहे हैं असलेबी तहकीक। पहला जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा था मुताला अहवाल का तरीका। आज हम पढ़ने वाले हैं मुताला अहवाल का तरीका। इसमें क्या होता है, मुताला अहवाल के तरीके में या केस हिस्ट्री मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ नामचे के तौर पर काम करते हैं। मतलब जो वर्किंग हमने देखी होती है, इसमें डे बाय डे जो मेथड होते हैं बच्चों की, जैसे नशोनुमा होती है, उसको हम नोट करते रहते हैं, देखते हैं कि बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चों की नशोनुमा के मुताले में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे के मुताबिकती मसाइल के वजूहात मालूम करने के लिए हम अक्सर इसकी गुज़श्ता और मौजूदा ज़िंदगी के हालात के बारे में मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर जायज़ा लेते हैं। मतलब हम उन्हें रोज़मर्रा देखते रहते हैं कि उनकी एक्टिविटी कैसी है, और फिर उसे डे बाय डे लिखते जाते हैं कि इस दिन इसकी ये एक्टिविटी थी, इस दिन इसकी ये एक्टिविटी थी। मुताला अहवाल के तरीके में जो हमारे पास 3 पेशावर माहिरीन, यानी कि हमारे पास ऐसे 3 प्रोफेशनल माहिरीन शामिल होते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले माहिरीन तिब जिस्मानी बीमारियों की तशख़ीस करते हैं, मतलब जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह। फिर सोशल और घरेलू और समाजी हालात का मुताला करते हैं, जैसे कि सोशल वर्कर्स। फिर क्लिनिकल और नफ्सी पमाइश का माहिरीन, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो। ये तीनों माहिरीन मिलकर बच्चे की नशोनुमा के अंदर होने वाली चीज़ों को देखते हैं और फिर मुकम्मल तौर पर उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मर्ज़ की तशख़ीस के लिए केस स्टडी और साइकोलॉजिकल में हम मेंटिक का तरीका इस्तेमाल करते हैं और शख्सियत को मुख्तलिफ आजमाइशों के ज़रिए जानने की कोशिश करता है। तीनों माहिरीन मिलकर एक मेंटिक में फ़र्द के बारे में हासिल शुदा मालूमात का कुली जायज़ा लेते हैं। मतलब वो एक जगह बैठ कर जो कुछ उन्होंने लिया होता है, कि जो भी डाटा मिला होता है उनके बारे में मुकम्मल तौर पर उनका जायज़ा या उनकी स्टडी करते हैं, और फिर मौजूदा सूरत के मुताबिक उनका इलाज तजवीज़ करते हैं कि अगर इसका इलाज फ़िज़िकली तौर पर इसको कोई बीमारी हुई है वो करेगा, या फिर सोशल वर्कर के थ्रू इनको कोई प्रॉब्लम आई हुई है वो इसको रिमूव करे, या फिर साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए वो ये काम परफॉर्म करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास इसके मुताला अहवाल का जो तरीका, जिसको आप क्लिनिकल तरीका भी कहते हो, इसके 2 मकासद होते हैं। सबसे पहले इसके मकासद जो है वो इसका मकासद हमारे पास आता है किसी फ़र्द की शख्सियती और हैजानी मुताबिकती मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। मतलब हमारे पास कोई फ़र्द है जिसमें उसकी शख्सियत या और उसकी फीलिंग्स के दरमियान में जो राब्ता है, जो उसको मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में मालूमात को इकट्ठा करते हैं। फिर उसी मसले के मुतालिक मुशाहिदे के ज़रिए हम उन हक़ाइक़ की तर्जमानी करते हैं, देखते हैं कि इसे क्या मसला है और हल इसका कैसे निकलेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि उसको जो भी शख्सी और समाजी बीमारियां या प्रॉब्लम आई हुई हैं, उनको किस तरह से उनमें चेंजिंग की जा सकती है और किस तरह से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मुताला अहवाल का तरीका है, उसके बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के तरीके आते हैं। सबसे पहले आता है सानवी उम्र का तरीका, और दूसरा हमारे पास आता है नमूई तरीका या तदरीजी तरीका। वो कहते हैं ये तरीका अहम और मशहूर लोगों की ज़िंदगी के रिकॉर्ड का तजज़िया करने में बहुत अहम है। मतलब जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन पर डीपली स्टडी की जाती है, और ये तरीका नफ्सियाती लिहाज से इन हालात और वाक़यात को समझने और बयान करने की कोशिश है जो दूसरों की तहरीर करदा सानवी उम्र से या किसी की खुद नवीशत सानवी, मतलब या किसी और ने उनके बारे में लिखा हो या उन्होंने खुद के बारे में जो कुछ लिखा हो, उसके बारे में माहिरीन नफ्सियात जो होते हैं वो हालात और वाक़यात को देखते हुए उस पर सर्वे करते हैं और जानते हैं कि अवाम की इसके बारे में क्या राय है और किस तरह से वो उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। सबसे पहले मशहूर माहिरीन नफ्सियात जो थे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इन्होंने अदबी सानवी उम्र के मुताला किया था। इनके मुताबिक इन्होंने 91 लोग जो थे मशहूर पर्सनैलिटीज़ थी जिनका उन्होंने तजज़िया यानी कि स्टडी की थी। 1950 में इन्होंने 48 मुख्तलिफ खसाइस की दर्जाबंदी की, मतलब मुख्तलिफ खसूसियात देखी उनमें, जिसमें उनकी जहानत क्या थी, एहसासियत क्या थी, समाजियत कैसे थे, वो समाजियत पसंद थे या नहीं थे, इस्तदाल कबूलियत उनकी क्या थी, चीज़ों को कितना वो कबूल कर सकते हैं, तहसीन हुसन क्या था, और वर्जिश वगैरह वो कैसे करते हैं। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने उन 91 लोगों में देखा।
پھر اس کے بعد انہوں نے درجہ بندی کرتے وقت ان لوگوں کی مطلب وہ لوگ تقریر کیسے کرتے ہیں، چیزوں کو لکھتے کیسے ہیں، ان کے اعمال کے کردار کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ثانوی عمر سے حاصل کردہ معلومات کی تاریخی اہمیت کے حامل کامیاب لوگوں کی شخصیتی اوصاف کے بارے میں بصیرت افروز رہنمائی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس طریقے میں سائنسی لحاظ سے کچھ سکیم یا خامی ہو سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ استعمال کیا کہ اگر غیر جاندار اور ذاتی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کون سی چیز جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔